नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो लखनऊ से ही है, क्योंकि लखनऊ में ही लगातार हलचल तेज होती जा रही है राजनीति के गलियारों में। खासकर बीजेपी की हम बात करते हैं, तीसरे दिन भी यहां पर मीटिंग चल रही है। बीएल संतोष से आज भी कई मंत्री मिलने पहुंचे हैं। इनमें स्वाति सिंह, ब्रजेश पाठक ने भी आज मुलाकात की बीएल संतोष से। मंत्री आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा ने भी मुलाकात की है। एमएलए नीरज बोरा और बुक्कल नवाब की भी मुलाकात के बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं ये दोनों भी। बीएल संतोष के साथ सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। लगातार बैठकों का दौर लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में जारी है। संगठन और संघ के बीच कहा जा रहा है कि तालमेल और कई और बड़े बदलाव को लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि लगातार जो संकेत दिए जा रहे हैं यूपी बीजेपी की ओर से कि कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। राजीव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव का रुख कर लेंगे। राजीव, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक तरफ संकेत है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, नहीं होने वाला है, और दूसरी तरफ बैठकों पर बैठ के आज तीसरे दिन भी मुलाकात मंत्रियों की जारी है। मेनका इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जहां एक और बीएल संतोष के औपचारिक मीटिंग का जो दौर था वो खत्म हो चुका था, लेकिन दूसरी ओर आज भी तीसरे दिन भी वो अनौपचारिक तौर पर बैठक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वाति सिंह, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन समेत यहाँ पर कुछ विधायक और सांसद भी पहुँचे हैं, जिनमें मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर और विधायक नीरज बोरा और बुक्कल नवाब भी बीएल संतोष से मिलने पहुंचे हैं। ऐसे में इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है, या फिर इनके जो लेटर हैं, इनके जो पत्र हैं, वो समय समय पर योगी सरकार को असहज करते रहे हैं। चाहे सांसद कौशल किशोर हो या फिर स्वाति सिंह हो, कई ऐसे मौके आए जब इनके कारण सरकार असहज स्थिति में रही है। और ऐसे में अब बीएल संतोष इनसे एक एक करके बात कर रहे हैं और इनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा मांग रहे हैं, इनके कामकाजों का ब्यौरा ले रहे हैं, और साथ ही साथ किन परिस्थितियों में इस तरह की एक्टिविटी की गई उनके बारे में भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही कि इनसे पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी खबर है। यहाँ पर अभी 4 मंत्री पहुंचे हैं और भी कुछ लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बीएल संतोष आज इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ इनको क्या कमियां रही हैं जिनके कारण इनको इस तरह का काम करना पड़ा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले बिल्कुल, यानी कि फीडबैक लेने के साथ साथ सवाल भी हो रहे हैं उन तमाम मंत्रियों से, एमएलए से, नेताओं से, जिनकी वजह से पार्टी को कई बार सामना करना पड़ा है कि कंट्रोवर्सी है अंदर। धन्यवाद आपका इस वक्त राजीव, पूरी जानकारी देने के लिए। बैठकों पर आप अपनी नजर बनाए रखें, आप आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इससे पहले लखनऊ में सोमवार और मंगलवार को भी बीजेपी के दफ्तर में बैठकों का दौर जारी रहा और यहां पर यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और संगठन मंत्री बीएल संतोष ने दोनों डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की। उनसे भी सवाल जवाब हुए, उनसे भी फीडबैक लिया गया और साथ ही संगठन के नेताओं के साथ 31 मई से शुरू हुई बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर लखनऊ में खत्म हो चुका है। दिल्ली से बीएल संतोष और राधा मोहन लखनऊ गए थे। यहाँ 2 दिनों तक बैठकों का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले 31 मई को सीएम योगी के आवास पर बैठक हुई। बैठक में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी और नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर करीब 3 घंटे तक बैठक की है। इस बैठक के बाद 1 जून को फिर एक मीटिंग होती है। सरकार के साथ साथ संगठन के लोग भी शामिल होते हैं। बैठक में बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। राधा मोहन से जब इस बारे में पूछा गया कि मीटिंग का मकसद क्या है, तो उन्होंने इसे रूटीन मीटिंग बता दिया। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हमारी जो बैठक थी, शेड्यूल बैठक थी, इस बार थोड़ा लेट हुआ है, जिसमें हम क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ और महामंत्रियों के साथ बैठते हैं, वो बैठक थी। और दूसरा जो कोर ग्रुप बैठती है। बीएल संतोष और राधा मोहन ने योगी कैबिनेट के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात भी की। सरकार के कामकाज के बारे में उनसे जानकारी ली।
उसके बाद बैक टू बैक तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर आकर बैठक करते रहे। हर मंत्री को 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे का समय दिया जाता रहा और इस बीच ये माना जा रहा है कि तमाम मंत्रियों से उनके विभाग को लेकर, कामकाज को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर जुटने के भी निर्देश दिए गए। हालांकि इस बीच जो मंथनों का दौर चल रहा है, इसके जरिए ये माना जा रहा है कि 2022 के पहले पार्टी स्क्रूटनी करना चाहती है। साथ ही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आने वाले चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के भी बात चल रही है। बैठक के बाद पार्टी नेता जब निकलने लगे तो सभी के चेहरे पर खुशी थी। हमने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मीटिंग के बारे में बातचीत की, कुछ बातें और क्लियर हो गई। बैठक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बैठक में 2022 के एजेंडे पर चर्चा हुई। कोरोना कंट्रोल, सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और कोविड के 3rd वेव से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। अब बीएल संतोष 2 दिनों की बैठक का फीडबैक दिल्ली में जेपी नड्डा को देंगे। उसके बाद दिल्ली में तय होगा कि बीजेपी आगे क्या करेगी। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो भले ही बीजेपी कहे कि ये रूटीन बैठकें हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें इस वक्त इन बैठकों पर ही है। चलिए बात कर लेते हैं अनलॉक में। अनलॉक की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अनलॉक का ये दूसरा दिन है। कई जिले हैं जहां पर ढील दी गई है। 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में जो छूट इस वक्त दी जा रही है उसका कितना असर यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी हम जायजा लेंगे। कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। और ये जानने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें कानपुर से श्याम तिवारी हैं, मुरादाबाद से फरीद शमसी और हमीरपुर से उमा शंकर हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। कानपुर सबसे पहले चलेंगे, श्याम तिवारी से जानेंगे। श्याम, वहां पर क्या हालात है? ढील दी गई है, ये ढील इसलिए है ताकि आजीविका को पटरी पर लाया जा सके, आजीविका को मजबूत किया जा सके। नियमों के साथ इसका पालन हो रहा है या लोगों में अब दिख रहा है कि हाँ भैया छूट तो मिल गई, चलो इस्तेमाल करते हैं, चलो मौज मस्ती करते हैं? बिल्कुल, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में एक्टिव केसेस 600 से कम होने के बाद यहाँ पर छूट दी गई है। लगातार 1 महीने दुकानें बाजार बंद थे, अब लोगों को छूट मिली है, जिसके बाद लोग बेफिक्र नज़र आ रहे हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से भी दिखाएं कि किस तरीके का नज़ारा शहर में दिख रहा है। चौराहों पर देखिए किस तरीके की भीड़ दिखाई पड़ रही है। लोग बेपरवाह होकर के घरों से बाहर निकल रहे हैं। और कल की अगर बात की जाए तो कल जब बाज़ार खुले तो उसके बाद बाज़ारों में भीड़ उमड़ी। दुकानदारों ने जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया, मास्क, सैनिटाइजेशन वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा जो रात्रि का कर्फ्यू अभी भी कानपुर में जारी है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि रात में 7 बजे के बाद भी यहाँ पर दुकानें खुली नजर आई। इसके अलावा तमाम जो ठेले वाले हैं वो सड़कों पर नजर आए, जिसका संज्ञान पुलिस कमिश्नर ने लिया है और सख्त आदेश दिया है कि आज लोगों को ये नियमों का पालन कराना होगा, पुलिसकर्मियों को पालन कराना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक पीआरवी यहाँ पर खड़ी हुई है। पीआरवी में जो मौजूद पुलिसकर्मी है वो खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है जो पुलिसकर्मियों को जो एक संदेश देना चाहिए। अब बताइए, पुलिसकर्मी ही मास्क नहीं लगाएंगे तो वो आम लोगों से क्या अपील करेंगे और कैसे बोलेंगे उन्हें कि हाँ आप मास्क लगाइए? मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। कानपुर में तो लापरवाही दिखने लगी है और ये लापरवाही डरा रही है कि स्थिति फिर 1 महीने पहले वाली खराब उस स्तर तक ना पहुंच जाए। मुरादाबाद से फरीद शमसी हमारे साथ मौजूद है। फरीद, वहां के हालात बताएं कि लोग इस अनलॉक का लाभ किस तरह से ले रहे हैं, नियम का पालन करते हुए आजीविका पर ध्यान देने के लिए, या फिर छूट मिली है तो घरों से किसी कैद पक्षी की तरह बाहर निकल पड़े हैं लोग? जी हाँ मेनका, बिल्कुल आपने सही कहा। जब अब गवर्नमेंट ने छूट दी है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं, तो उसके बाद अब मुरादाबाद के हालात आप देख सकते हैं कि ये संबल चौराहा कहलाता है। जो सर सैयद नगर से आने वाली पब्लिक है वो छूट मिलने के बाद किस तेज़ी से मुरादाबाद में आ रही है और अब ये मुरादाबाद की घनी आबादी वाले बाज़ारों में और दुकानों पर पहुंचेगी तो बहुत स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। तो लोग मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। ई रिक्शा में भी लोग भरे हुए बैठे हैं और अगर इधर बात करेंगे तो यहाँ भी लोग दूर दूर तक खड़े हैं, ऑटो रिक्शे खड़ी है, पुलिसकर्मी लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग भीड़ में चल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। लोगों को जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार ने छूट दी है तो ज़रूरत होने पर घर से बाहर निकले, बेजरूरत ना निकलें। अब लोग इस तरह से निकले हैं घर से जैसे
कबूतर को छोड़ दिया जाता है आसमान में, खुले आसमान में, तो लोगों की भीड़ से मुरादाबाद की सड़कें पूरी तरह फट चुकी हैं। जी मेनका। और ये स्थिति ऐसी होनी नहीं चाहिए। वैसे हमीरपुर से उमाशंकर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। उमाशंकर, हमीरपुर का हाल बताएं, और वहां पर भी अगर भीड़ है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि ऑल्टरनेट डेज में दुकानें खुले ताकि भीड़ कम हो। चलिए उमाशंकर के पास दोबारा चलेंगे। शरद त्रिपाठी हमारे साथ सिद्धार्थ नगर से मौजूद है। शरद, सिद्धार्थ नगर की तस्वीर दिखाएं कि वहां पर हालात कैसे हैं। मैम, सिद्धार्थ नगर में कल से लॉकडाउन खुला है, जिसमें दुकानों के चेहरे पे काफ़ी खुशी नजर आई। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, ना ही किसी के चेहरे पे मास्क दिखाई दिया। इसके साथ ही अगर आप ये नज़र बनाएंगी तो मतलब कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का एकदम उल्लंघन है। अभी सिद्धार्थनगर जिले में 430 कोरोना पॉजिटिव हैं और ये 600 का आंकड़ा पार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर यही सेम तरीके से लोग नियमों को भूलकर वापस दुकानों की तरफ जाएं। शादी ब्याह का मौसम है, अभी लगन का माहौल चल रहा है। लोग दुकानों पर एक से ज़्यादा लोग कपड़े लेने जा रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। कल हालांकि मौसम काफ़ी ख़राब था, इसके बाद भी लोग किसी भी तरह से चूके नहीं। दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दी गई। ठीक है, तो दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दी। साफ बात है कि यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, और जैसे ही अनलॉक हुआ लोग भूल गए कि क्या स्थिति महीने भर पहले हुई थी और किस तरीके से अस्पतालों में मरीजों का तांता लग गया था और कोरोना का कहर बरपा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए, खासकर जब अनलॉक की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। तो ऐसे में बहुत ये जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, 2 गज की दूरी, इस मंत्र को भूले नहीं। साथ ही मास्क, सबसे जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स जैसा कि बता रहे हैं कि आप 2 मास्क का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। और मास्क अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना संक्रमण से खुद को बचाने में 90% से ज्यादा कामयाब रहते हैं, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। बावजूद इसके अब लोगों को लोग देखने को मिल रहे हैं जो कि भीड़ में भी निकल रहे हैं और मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। उमाशंकर हमारे साथ मौजूद है। उमाशंकर, वहां की स्थिति बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि क्या कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं ताकि भीड़ ना हो। देखिए, हमीरपुर की स्थिति तो सामान्य हो चुकी है। आज 1 महीने बाद अनलॉक हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ पर बाजार में चहलकदमी दिखाई दे रही है। लगातार जो दुकानें कभी बंद हुआ करती थी 1 महीने से, आज खुली हैं तो रौनक भी दिख रही है। प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है लोगों से कि मास्क लगाइए, और ज़्यादातर अभी जब लॉक था तो उसमें घरों में लोग रहते थे और मास्क लगा के ही जब भी बाहर निकलते थे। तो आज जो स्थिति दिख रही है यहाँ पर बहुत सामान्य दिख रही है। लोग दुकानों में रौनक दिखने लगी है। अब लोग यहाँ सफाई देखिए कर रहे हैं। आप मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर किस तरीके से बहुत दिनों बाद जब दुकानें यहाँ खुली हैं तो अब रौनक नजर आ रही है। लेकिन हालांकि बहुत अच्छा कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पालन भी लोग कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हैं। और ये मैं पूछ भी लूँगा कि भैया, आप बहुत दिन बाद दुकान खोले हैं, कितने बाद कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है। तो कितने दिन दुकानें बंद रही आप लोग, कैसे अब कैसा लग रहा है? 30 से 35 दिनों बाद दुकान खुली, अच्छा लग रहा है। देखिए, ये यहाँ के लोग हैं जो बता रहे हैं कि बहुत दिनों बाद यहाँ पर रौनक आई है। प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7। रौनक आई है, रौनक लौटी है, लेकिन ये रौनक तभी बरकरार रहेगी जब नियमों का पालन होगा, लापरवाही नहीं होगी। और ये बात सभी को समझने की जरूरत है, न सिर्फ आम लोग, न सिर्फ दुकानदार या ग्राहक, बल्कि सभी लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त ये जानकारी, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इसी उम्मीद के साथ कि इस अनलॉक का फायदा आजीविका को बढ़ाने में होगा, ना कि लापरवाही करने में। कोर्ट में कोरोना के दौरान पत्रकारों के काम को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि कोरोना के दौरान बाकी कोरोना वॉरियर्स की तरह ही पत्रकार भी फ्रंट लाइन पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। तो ऐसे में उनके हितों का भी, उनके परिजनों के हितों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जान गंवाने वाले मीडिया कर्मियों के परिवार वालों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज नई दिल्ली की ओर से दी गई याचिका में मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने के साथ मेडिकल जांच और वैक्सीनेशन मुफ्त करने की मांग की गई। मेरे 3 सुझाव हैं। पहला कि मेडिकल सपोर्ट जो फैमिलीज को और जर्नलिस्ट को मिले वो फ्री हो फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द सेंटर। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि जिन परिवारजनों ने एक पत्रकार को खोया है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उनके बच्चों को एजुकेशनल सपोर्ट मिले और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट मिले जहां पॉसिबल हो। मेरा तीसरा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी रिलीफ मेजर किसी क्राइटेरिया के बेस पे ना हो। एक्रेडिटेड, नॉन एक्रेडिटेड, फ्रीलांस, फुल टाइम सब जर्नलिस्ट को ये रिलीफ मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर में करीब 450 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हुई, जिसमें मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त और फ्रीलांस मीडिया कर्मी थे। याचिका में मृतक मीडिया कर्मियों को सहायता राशि के साथ उनके आश्रितों को नौकरी देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट जल्द इस याचिका पर सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए और जिन्हें इलाज की जरूरत है उनका इलाज का खर्च भी सरकार उठाए। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम को जल्द जांच कर रिपोर्ट देने को भी कहा है। आपको बता दें कि दरअसल गोंडा में खाना बनाते वक्त हादसा हुआ। वजीरगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। टिकरी गांव का ये मसला है। इस धमाके में 2 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए और इसके मलबे में 15 लोग दब गए थे। 8 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। उधर कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस हॉस्पिटल की लापरवाही बार बार सामने आ रही है। बीते दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में पहले तो मरीजों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था और दूसरी तरफ हमने दिखाया था किस तरह से कूड़े में वेंटिलेटर्स 25 एक साल से पड़े हुए हैं और अब एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उन लोगों के परिजनों की ओर से कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में जिनकी मौत अस्पताल में कोरोना की वजह से हुई। सबसे पहले तो मौत की वजहों को, आंकड़ों को छिपाते ये हॉस्पिटल नजर आया और अब बहुत से मृतक जिनकी मौत अस्पताल के अंदर हुई है, जिन लोगों के उनके फाइल्स ही गायब है। आरटीआई का सहारा मृतक के परिजनों को लेना पड़ रहा है अपनों की डिटेल्स जानने के लिए। अस्पताल प्रशासन पर यह गंभीर आरोप है। मृतकों के परिजन आरटीआई भेजकर जवाब मांगने को मजबूर हुए हैं, जबकि कई परिजन लगातार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर काट रहे हैं हॉस्पिटल के। हालांकि अस्पताल मैनेजमेंट का कहना है कि एंट्री ऑपरेटर की लापरवाही से ऐसा हुआ है। हॉस्पिटल की कोई भी गलत मंशा नहीं है, ये सफाई दी जा रही है, लेकिन जांच कब होगी, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, उस पर नजर हमारी भी बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।